सध्या मोदी सरकारचे 9 वर्ष अशा पद्धतीचं एक वातावरण भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या वतीनं किंवा राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या वतीनं की 9 वर्षामध्ये मोदी सरकारने कुठेही भ्रष्टाचार केलेला नाही, भ्रष्टाचाराचा आमच्यावर आरोप लागलेला नाही, अशा पद्धतीचा चुकीचा गवगवा करण्याचा एक प्रयत्न भाजपच्या वतीनं सुरू झालेला आहे। आपण पाहिलं असेल की भ्रष्टाचाराचे एकावर एक उच्चांक गाठण्याचं काम भाजपने केलेलं आहे। म्हणजे कधी नव्हे आपल्या ज्या नोट तयार करणारे जे कारखाने आपले सरकारी आहेत त्याच्यामध्ये नाशिक, देवास आणि बंगलोर या तीनही नोट छापण्याच्या कारखान्यातून 2016-2017 या वर्षात 8,810.65 दशलक्ष नव्या नोटा छापण्यात आलेल्या होत्या। परंतु RBIच्या अहवालानुसार 7,250 दशलक्ष नोटाच त्यांना मिळाल्या, म्हणजेच 176 कोटी नोटा गायब झाल्या। त्याचं मूल्य 88,000 कोटी रुपये आहे। या पद्धतीचं माहितीच्या अधिकारात ही माहिती उघडकीस आलेली आहे। पण RBI कडून जे काही आज आपण पेपरला बातम्या पाहतोय की असं काही नाही झालं, टेक्निकली त्या ठिकाणी सांगण्यामध्ये चुकीचं झालं, अशा पद्धतीच्या माहिती RBIच्या वतीनं येते आहे। खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं की नाशिक, देवास येथील नोटा छापणारे सरकारी छापखाने केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारीखाली येतात। दुसरा एक नोट घोटाळा आहे तो म्हणजे नोटबंदीच्या वेळी झालेला आहे। नोटबंदी जाहीर केल्यानंतर 500 व 1000 रुपयाच्या जुना नोटा रिझर्व्ह बँकेत जमा करण्यात आल्या होत्या आणि 1,660 कोटी नोटा चलनात होत्या। पण रिझर्व्ह बँकेत या नोटा जुन्या नोटा जमा झाल्या त्यावेळी 2 लाख कोटी नोटा जास्तीच्या जमा झाल्या होत्या अशी माहिती आहे। नोटबंदीनंतर नव्या नोटा चलनात आणल्या व त्या नोटा किती छापण्यात आल्या व रिझर्व्ह बँकेकडे यातील किती नोटा पोचल्यात याची चौकशी झाली पाहिजे। नोटा छापणारे सरकारी छापखान्यातून थेट रिझर्व्ह बँकेकडे जातात, त्या नोटा नंतर बाजारात चलनात येतात, ही प्रक्रिया आहे। पण मग नवीन 500 रुपयाच्या नोटा गायब कशा झाल्या? राहुल गांधीजींनी या नोटबंदी हा सर्वात मोठा घोटाळा आहे असे आधीच सांगितले आहे। या नोट घोटाळ्याची चौकशी संसदीय समितीकडून करावी, JPC कडून करावी अशी मागणी काँग्रेस पक्षाची आहे। मी तुम्हाला याच्यासाठी सांगतो की ज्या पद्धतीनं मोदी सरकार आपल्या 9 वर्षाचा जो गवगवा करतो आहे, तर आता जे शासकीय नोट तयार करणारे छापखाने आहेत त्याच्यातूनही पैसे परस्पर गायब केले जातात। हे पैसे लुटणारे लोक कोण? ही कोणाची टोळी आहे? एकीकडे GSTच्या माध्यमातून सर्वसामान्य लोकांचे पैसे लुटून सरकारच्या तिजोरीत टाकले जातात आणि आपल्या मुठभर मित्रांचं कर्ज माफ केलं जाते। असं जी सायकल केंद्रातल्या सरकारने भ्रष्टाचाराची नवीन साखळीची निर्माण केलेली आहे त्याच्याबद्दलचा खुलासा व्हावा, म्हणून आता CBIवर आमचा भरोसा नाही, SEBIवर आमचा भरोसा नाही आणि म्हणून काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आमची मागणी आहे की केंद्रातल्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारने या 9 वर्षात जनतेचे आणि देशाचे पैसे जे लुटलेत त्याच्यावर JPCची मागणी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आम्ही लोक करतो आहे। एकीकडे कोरोनाच्या काळामध्ये ज्या लसीकरणाची भूमिका त्या काळामध्ये प्रधानमंत्र्यांनी मांडली, पण जेव्हा आता या लसीकरणामुळे हार्ट अटॅक येतो आहे, एकाच परिवारातले 3 लोकांचा मृत्यू झाला, जो रिपोर्ट आला त्या रिपोर्टच्या आधारावर उघडकीस आलं
की या लसीकरणामधलाच फॉल्ट होता आणि म्हणून त्या परिवारातलेच नाही तर असंख्य लोक या देशातले हार्ट अटॅकने मरतात आहेत। जेव्हा सुप्रीम कोर्टामध्ये हे प्रकरण गेलं त्यावेळेस माननीय सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवला, तर केंद्र सरकारने ॲफिडेविट करून सांगितलं की आमचं काही त्या लसीकरण करणाऱ्या कंपनीशी आमचं काही नातं नाही, जी चौकशी करायची त्या लसीकरण करण्याच्या कंपनीचं करावं। म्हणजेच एकीकडे आता BJP सांगतं की मोदीजींनी 100 कोटी लोकांना लसीकरण केलं आणि एकीकडे जेव्हा या लसीकरणाचे दुष्परिणाम व्हायला लागले त्यावेळेस यांनी हातवर्त केले आणि आता लोकांना सांगतात की आम्ही 100 कोटी लोकांचा जीव वाचवला। हे सांगायचं तात्पर्य असं की कोरोनासुद्धा नरेंद्र मोदीने या देशात आणला, या लोकांचे जीव गेले त्यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे गेले, हे पाप आपल्या अंगावर घ्यायचं नाही आणि या देशाच्या लोकांनी एकमेकाला सहकार्य करून एकमेकाचा जीव वाचवला आणि त्याच्यावर आज BJPची खोटं बोलते आहे याचाही पर्दाफाश झाला पाहिजे, याच्यावरची सुद्धा JPC लागली पाहिजे, ही मागणी काँग्रेसच्या वतीने आम्ही करतो आहे। महागाईच्या बद्दल सुद्धा BJP बोलायला तयार नाही, बेरोजगारीबद्दल बोलायला तयार नाही, सगळ्या खाजगीकरणाच्या माध्यमातून रिझर्वेशन संपवून टाकलं आणि मग या सगळ्या बेरोजगारी असेल, महागाई असेल, शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील, गरिबांचे प्रश्न असतील, या प्रश्नावर BJP कुठेही बोलायला तयार नाही। म्हणजे जनतेच्या मूळ प्रश्नाला डायव्हर्ट करण्याचं काम BJP जाणूनपूर्वक करते आहे। आजच्या पेपरला आम्ही सर्वे पाहत होतो, माध्यमातून पाहत होतो की भाजपला आता बहुमत पुढच्या काळात मिळणार आहे अशा पद्धतीचा सर्वे आहे। आता भ्रष्टाचाराने कमवलेल्या पैशाच्या आधारावर भाजप लोकांची मतं विकत घेऊ शकत नाही, पण जे सर्वे करणाऱ्या कंपन्या विकत घेऊ शकतात, त्यांचे खोटे आकडे ते आणू शकतात। 225च काय तर ते 290 जागा जिंकू शकतात। महाराष्ट्रात फक्त 244च आहेत, पण हे 290 वरी पार करू शकतात। मोदी हे तो मुमकिन आहे। अशा पद्धतीची भूमिका मांडणारं भाजप, खोटारडं भाजप आज महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर देशामध्ये सबसे फेल झालेलं भाजप आपण पाहतो आहे। सगळ्या जाती धर्मावर अन्याय करणारं भाजप, शेतकऱ्यावर अन्याय करणारं भाजप, शेतकरी विरोधी धोरण राबवणारं, OBCच्या आदिवासी शेड्यूल कास्टच्या विरोधात असलेलं भाजप हे आता लोकांना समजायला लागलेलं आहे आणि BJP ही महाराष्ट्रातून नव्हे तर देशातून सत्तेच्या बाहेर जाईल अशा पद्धतीचं वातावरण आहे। मणिपूरसारखं राज्य जळत असताना सुद्धा देशाचे प्रधानमंत्री त्याच्यावर ब्रसुद्धा शब्द काढत नाही। म्हणजे सांगायचं तात्पर्य आहे की देशातले एक राज्य तोडून हा देश तोडण्याचं पाप भाजप करते आहे। ज्या 307चा उल्लेख, काश्मीरचा 370 कलम आम्ही हटवलं, त्याचा गवगवा BJP आज करत आहे। तर आमचा सवाल BJPला आहे की गेल्या 5.5 वर्षापासून त्या ठिकाणी निवडणुका का घेतल्या गेल्या नाही? 370 हटवलं म्हणजे काय झालं की तिथलं नागरिकत्व पाहिजे आणि मग तिथं तुम्हाला जमीन घेता येतं। किती भाजपवाल्यांनी जमिनी घेतल्यात काश्मीरमध्ये, किती भाजपवाल्यांनी त्या ठिकाणी नागरिकत्व घेतलं? तुम्ही ती निवडणुका घेतल्याच नाही। ज्या काश्मीरी पंडिताचं राजकारण तुम्ही केलं, आज सगळ्यात जास्त भाजपच्या काळामध्ये काश्मीरी पंडितावर अन्याय काश्मीरमध्ये होत आहे, त्याचे मुंडके कापले जातात आहेत। नरेंद्र मोदी सांगायचे की एक कापलं तर आम्ही 100 आणू, असं सांगणारे नरेंद्र मोदी आज कुठं गेला त्यांचा 56 इंचीचा सीना? हा सवाल काँग्रेस आज त्यांना विचारत आहे आणि म्हणून राज्यभरात देशभरामध्ये एक खोटारडा प्रचार, निवडणुका तोंडावर पुन्हा येतात आहेत आणि त्या निवडणुकीमध्ये पुन्हा जिंकता येईल म्हणून खोटारडा प्रचार BJP प्रत्येक राज्यामध्ये करताना आपण पाहतो आहे। आता तर ते सांगता की काल तर एक केंद्रीय मंत्री पालघरमध्ये सांगत होते की आता देश जिंकला, आता जग जिंकायचं आहे, त्यासाठी नरेंद्र मोदींना पुन्हा तुम्ही सत्तेत आणा असं आव्हान एक केंद्रीय मंत्री काल पालघरमध्ये करत होते। आता देश विकला,
आणि आता आम्हाला जग विकायचं आहे असं म्हणा, कारण की देशातल्या सगळ्या सार्वजनिक उपक्रम व्यवस्था, रेल्वे असेल, पेट्रोलियम असेल, भेल असतील, बँका असतील, LIC असेल, सगळ्याच्या सगळ्या सार्वजनिक उपक्रम विकण्याचं काम, मिलिटरी ही जे डिफेन्स आमचं जे होतं, जे सरकारच्या ताब्यात असलं पाहिजे, त्याचं खाजगीकरण करण्याचं पाप नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या सरकारने केलं. तर तुम्ही उलटा प्रचार करू नका भाजपवाले. तुम्ही सांगा आता देश विकला, आता आम्हाला जग विकायचं आहे, त्यासाठी पुन्हा नरेंद्र मोदीला निवडून द्या, अशा पद्धतीचा प्रचार वास्तविकतेचा करावा भाजपने. या आव्हान आम्ही त्या ठिकाणी करतो. पण आता भारतातली लोक आता तुम्हाला देशही विकू देणार नाही, तुम्हाला आता मिलिटरीला प्रायव्हेटीकरण करून देणार नाही, ज्याच्यामध्ये चीनच्या लोकांचा सहभाग आपण केला. चीन आमचा दुश्मन देश आहे. पाकिस्तान जसा आमचा दुश्मन देश आहे तसा चीन आमचा दुश्मन देश आहे. त्यांनी आज आपल्या अरुणाचल असेल, लेह लडाख असेल, अनेक राज्यामध्ये चीननं आपला कब्जा केलेला आहे. नरेंद्र मोदीचं सरकार खरंच 56 इंचीचा सीना असेल तर चीनच्या बद्दलचं त्यांनी केलेल्या पापाचा खुलासा देशवासियांच्या समोर केला पाहिजे, हे आव्हान आम्ही या ठिकाणी करतो आहे. विचारा, प्रश्न विचारा. मराठीचे प्रश्न होता मला. सर्वे बाहेर आलेला आहे, त्या सर्वेमध्ये 35% मुख्यमंत्री म्हणून पसंती म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेली आहे आणि 21% अजित पवार आणि अशोक चव्हाण यांना पसंती दिलेली आहे. तुमचं नाव त्या सर्वेमध्ये नाही, तुमचे पोस्टर सळकलेले भावी मुख्यमंत्री म्हणून. आता ज्या लोकांनी सर्वे केला त्याच्यात मुद्दामून माझं नाव नसेल टाकलं, नाही तर हे सगळे मागे गेले असते. मूळ प्रश्न आहे की मला या खोटारड्या सर्वे कंपन्याकडे जायचं नाही. भ्रष्टाचाराने कमवलेले पैशांनी अशा सर्वे कंपन्या विकत घेता येतात, पण जनतेचे मतं विकत घेता येत नाही. बँगलोर कर्नाटकच्या जनतेने हे सांगितलेलं आहे. लोकशाहीमध्ये जनता राजा असते. तुम्ही जनतेचे पैसे लुटून या पद्धतीच्या मिमिक्रीज करता येतात, या अशा नौटंक्या करता येतात, स्वतःची पाठ तुम्हाला थोपवता येतं, पण जनतेच्या मनावर राज्य करता येत नाही. या महाराष्ट्रामध्ये आज आपण पाहिलं की शेतकरी, तुम्ही कुठेही जा, शेतकरी भाजपच्या या सत्तेपासून कंटाळलेला आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अजूनही शेतकऱ्याच्या घरी कापूस आहे, अजूनही शेतकऱ्याच्या घरी कांदा पडलेला आहे, अजूनही शेतकऱ्याच्या घरी धान पडलेला आहे, चणा पडलेला आहे, तूर पडलेली आहे, सोयाबीन पडलेलं आहे, पण त्याचं जे घेतले त्याचे पैसे दिले नाहीत. ज्या घोषणा केल्या त्याची अंमलबजावणी सरकारने केली नाही. शेतकऱ्यांनी 4 पटीनं शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्यात. या 2 महिन्यामध्ये 392 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सरकारी याच्यानं दाखवतात आहेत. आता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही लपवण्याचं पाप BJP करताना आपण पाहतो आहे. तरुण पूर्ण आता आपण काही नोकर भरती महाराष्ट्रामध्ये वन विभागाची काही विभागाच्या सुरू झाल्यात. ज्या प्रायव्हेट कंपन्यांच्या माध्यमातून नोकर भरती जी सुरू केलेली आहे त्याच्यामध्ये त्याची फीज जी आहे, जे परीक्षेला तुम्हाला एंट्री फीज जे लागतं ते 10 पटीने वाढवली. सर्वसामान्य पोरगा हे ते पैसे भरू शकत नाही. म्हणजे या ज्या प्रायव्हेट कंपन्या नोकर भरतीसाठी लावलेल्या आहेत त्यांच्याकडून बेरोजगारांची लूट राज्य सरकारकडून सुरू झालेली आहे. मी मागच्या वेळेस आम्ही सांगितलं की MPSC परीक्षेमध्ये जो पेपर लीक झाला, अजूनही तो लीक करणारा सापडला नाही, पण परीक्षा रद्द झाल्यात. अनेक लोक एसबार झालेत. त्यांचं आयुष्य बर्बाद करण्याचं काम राज्यातल्या ईडीच्या भाजपच्या सरकारने केलेलं आहे. त्याच्यामुळे खोटारडा या पद्धतीचा सर्वे दाखवून आपल्या स्वतःची सरकार पाठरोखण करत असेल, पण जनतेच्या मनात हे कुठेही राहिलेले नाही, हे त्याच्यातली वस्तुस्थिती आहे. ती जाहिरात जी आली, जाहिरात वार जी होती भाजप आणि शिवसेनेमध्ये, तिची सल अजूनही कुठे थांबलेली पाहायला मिळते. त्याचमुळे या सगळ्या सर्वेज बाहेर येतात का? आणि आज शिवसेनेचा वर्धापन दिवस आहे, दोन्ही गट वर्धापन दिवस साजरा करतात आणि त्यात ही जाहिरात. हे बघा की आता भाजप आणि शिंदे गटांचं ईडीचं सरकार महाराष्ट्रामध्ये आहे. आजच भाजपची एक मोठी जाहीर सभा श्रीकांत शिंदेच्या मतदारसंघात आहे. एकीकडे ते वर्धापन दिवस साजरा करतात आहेत,
आणि एकीकडे भाजप एकनाथ शिंदेला पोखरत आहे. म्हणजे ही जी काही परिस्थिती आपण पाहतो आहे महाराष्ट्रामध्ये, आजच कल्याण डोंबिवलीमध्ये सभा आहे भाजपवाल्यांची. हे केंद्रीय मंत्री, राज्याचे उपमुख्यमंत्री त्या कार्यक्रमात राहणार आहे. म्हणजे काय चाललेलं आहे महाराष्ट्राच्या ईडीच्या सरकारमध्ये हे आपल्याला वस्तुस्थिती तुम्हाला नाकारता येणार नाही, हे आपल्याला सगळ्यांना पाहायला मिळते आहे. आणि ज्या लोकांनी शाहू फुले आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान केला, त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घ्यायचं आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घ्यायचा काय अधिकार आहे? त्यांचे राज्यपाल काळ्या टोपीचे भगतसिंग कोश्यारी, अर्ध्या डझनपेक्षा जास्त भाजपच्या मंत्र्यांनी शाहू फुले आंबेडकर विचारधारेला अपमानित केलं, छत्रपती शिवाजी महाराजांना अपमानित केलं. आणि हेच लोक आता निवडणुकीच्या तोंडावर छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुल्यांचं नाव घेतात. तर यांची ही दुतोंडी भूमिका जी आहे ही महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी महाराष्ट्राच्या जनतेने ओळखलेली आहे. त्यामुळे यांचा हा नकली प्रेम शाहू फुले आंबेडकर विचारसरणीचा हा आता सगळ्या लोकांना लक्षात आलेला आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आणि बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुल्यांचं नाव घेऊन आता यांना मतं मिळणार नाही. यांनी सत्तेमध्ये या विचाराला संपवायचं काम पाप केलं. वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज करण्याचं काम या लोकांनी केलं. ज्या जातीवाद मिटवण्यासाठी, धर्मवाद मिटवण्यासाठी, अस्पृश्यता मिटवण्यासाठी, निरोगी समाज निर्माण करण्यासाठी, व्यसनमुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी ज्या पुरोगामी संतांनी, मग ज्ञानेश्वर माऊली असेल, तुकाराम महाराज असतील, एकनाथ महाराज असेल, निवृत्ती महाराज असतील, अशा अनेक संतांनी त्या काळामधली ही वारकरी प्रथा निर्माण केली. त्या वारकरी प्रथेवर सुद्धा यांनी लाठीचार्ज करण्यामध्ये मागं पुढं पाहिलं नाही. तर अशा या मतलबी भाजपला महाराष्ट्रातली जनता आता धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. विधान परिषदेच्या काल आमदार मनीषा कायदे या शिंदे गटात गेलेल्या आहेत. त्यामुळं ठाकरे गटाचं जे संख्याबळ विधान परिषदेमध्ये आहे ते कमी झालेलं आहे. आणि त्यामुळं राष्ट्रवादी काँग्रेस या काळामध्ये विरोधी पक्षांचे पराभव दावा करू शकता अशा प्रकारचे एक सूचक हे वक्तव्य हे अजित पवार. तुम्ही दावा करणार का? तुम्ही विधान परिषदेचे पहिली तर गोष्ट एक सांगू की खोक्याचं राज्य काही दिवस चालतं, हे काही फार काही काळ चालणार नाही. एक राहिलं अधिवेशनाच्या काळामध्ये आम्ही सर्वजण बसू. पुढच्या महिन्यामध्ये अधिवेशन आहे महाराष्ट्र विधानसभेचं, त्यावेळेस बसू आणि त्यावेळेस काय परिस्थिती असेल त्या परिस्थितीच्या आधारावर आम्ही तीनही पक्ष निर्णय घेऊ. तुम्ही ईडी संपूर्ण सरकारच्या संदर्भात सांगितलं की अंतर्गत घुसघुस आहे, परंतु काल संजय राऊत जे भाषणात म्हणाले की जोपर्यंत उद्धव ठाकरे यांची मर्जी आहे तोपर्यंत आम्ही महाविकास आघाडीमध्ये राहू. आणि त्यांनी स्वबळाचा सुद्धा नारा दिला आहे की आम्ही संपूर्ण राज्यात हिंदुत्वाचं सरकार आणू, असा त्यांचा स्वबळाचा नारा ते एकीकडे देताना पाहायला मिळतो. आम्ही सुरुवातीपासून सांगतो त्यांची मर्जी आहे आणि त्यांना सत्ता आणत असतील तर त्यांना आमच्या शुभेच्छा आहेत. प्रत्येक पक्षाला स्वतःचे अधिकार आहेत आणि प्रत्येक पक्ष आपल्या आपल्या पद्धतीनं आपला पक्ष वाढवण्याचा त्यांना अधिकार आहे. संजय राऊत किंवा उद्धव ठाकरे साहेब त्यांना या पद्धतीचं करायचं असेल तर त्यांना आमच्या शुभेच्छा आहेत. प्रश्न आता निवडणुकीच्या काळात आपल्याला कळेल आणि निवडणुकीच्या काळात आम्ही महाविकास आघाडी सोबत राहू असा आमचा काँग्रेस पक्षाचा विश्वास आहे. देखो, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में आई तो देश को तबाही के कगार पे खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है. और इसका आरोप हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन लोगों ने बार बार किया है. जिसमें नोटबंदी हो, नोटबंदी ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है. और आज भी वो भ्रष्टाचार की तकलीफें
जो आम लोगों को भुगतनी पड़ रही है वो हम सब लोग देख रहे हैं। नोटबंदी और जीएसटी की वजह से बहुत ही तकलीफ़ें लोगों को हो रही है और नोटबंदी ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार उसमें भी रुकी नहीं। उनने नासिक, देवास, बेंगलुरु ये तीनों जो नोट बनाने के जो छापखाने सरकार के हैं वहाँ पर 500 रुपये की जो नोटें बनाई उसकी तादाद थी 8,810.65 लक्ष। ऐसी 500 रुपये की नई नोटें उन लोगों ने छपाई। लेकिन ये नोटें जो है वो जो आरबीआई तक पहुंची वो 7,250 10 लक्ष नोट सिर्फ आरबीआई तक पहुंची, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया नोट कारखाने में बनने के बाद वो आरबीआई जाती है और आरबीआई से फिर बैंक और पब्लिक में जाती है। लेकिन 8,810.65 10 लक्ष के जगह 7,250 10 लक्ष नोट सिर्फ आरबीआई में गई और उसकी मालूमात माहिती के अधिकार में आरबीआई के माध्यम से प्राप्त हुई है। और इसका मतलब है कि 176 करोड़ रुपए, 176 कोटी नोट उसमें से गायब हो गया। उसकी मूल्य जो है 88,000 करोड़ रुपए होती है। नासिक, मध्य प्रदेश में देवास, बेंगलुरु सरकारी छापखानों में ये सब मालूमात हमने वहाँ से प्राप्त की है और उसके आधार पर ये सब जो ये कारखाने जो होते हैं कि केंद्र सरकार के अर्थ मंत्रालय के अंडर में होते हैं, तो इतना बड़ा वहाँ से 88,000 करोड़ के नोट गायब हो गए। सरकार ने ये भूमिका लोगों के सामने क्यों नहीं रखी गई, यानी इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, ये उसमें सिद्ध होता है। आपको याद होगा कि नोटबंदी में भी 500 और 1,000 रुपये का जो नोट जमा किए गए थे उसमें 1,660 करोड़ रुपए की नोट जो थी वो उसमें जमा हुई थी। लेकिन उसमें जो 2 लाख करोड़ नोटा जो थी वो ज़्यादा जमा हुई थी। तो नकली नोटा थी क्या, ये एक सबसे बड़ा एक सवाल उस समय में पूछा गया था। केंद्र सरकार ने उसका भी जवाब नहीं दिया। नोटबंदी के बाद जो नई नोटें छपाई गई तो ये नोट जिसका हमने हिसाब अभी बताया, जो माहिती के अधिकार में आया, तो उसका हिसाब अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दिया। राहुल गांधी जी ने भी ये नोटबंदी के बारे में एक बड़ा घोटाला इसके बारे में कहा था। हम इस मालूमात के, क्योंकि अब रिजर्व बैंक जो मालूमात दे रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, तो इसका सही जवाब उन लोगों ने देना चाहिए, क्योंकि इसमें माहिती के अधिकार में ये पूरी मालूमात आ चुकी है कि यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जनता के पैसे की लूट हुई है। ये पैसे किसके घर में गए हैं? ये पैसे क्योंकि आज जीएसटी के माध्यम से लोगों को लूटा जाता है और वो पैसा सरकार के तिजोरी में जाने के बाद अपने मित्रों का कर्जा माफ़ किया जाता है, लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ किया जाता है। तो इसका भी जवाब नहीं दिया जाता है। वो पैसे कम पड़े तो सिर्फ अब बैंक अपने नोट छापने के कारखाने से ही नोटें गायब हो रही है। तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी के बीजेपी के सरकार में हो रहा है, ये इसका सिद्ध होता है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि अगर मोदी सरकार में और बीजेपी में दम है तो इस पर जेपीसी के माध्यम से इसकी चौकसी होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये मांग कांग्रेस करती है। मोदी सरकार पूरे देश भर में कह रही है कि हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया, आज कोरोना की वजह से देश बचा है तो वैक्सीन और आप कह रहे हैं वैक्सीन के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं हार्ट अटैक से। ये हमने नहीं कहा है कि जब एक परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हुई और जो रिपोर्ट आया उसमें जो कारण आया था कि वैक्सीनेशन के माध्यम से जो वैक्सीनेशन हुआ उसके बैड इफेक्ट आना शुरू हुआ और उससे हार्ट अटैक आ रहा है। और एक परिवार माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया और जब सुप्रीम कोर्ट ने
केंद्र सरकार को नोटिस इशू किया तो केंद्र सरकार ने कहा कि हमारी जवाबदारी नहीं है, वैक्सीनेशन देने वाली कंपनी की जवाबदारी है। फिर अब 9 साल पूरा होने के बाद इलेक्शन के मुंह पर बीजेपी केंद्रीय मंत्री हो, राज्य के मंत्री हो, जो प्रचार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 100 करोड़ लोगों के ऊपर वैक्सीनेशन किया था करके देश की जनता की जानें बची। तो हम सवाल करते हैं कि जो मौतें हो रही है उसकी भी जवाबदारी लेना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार अपने आप को बचाने में, बीजेपी अपने आप को बचाने में आज मणिपुर पूरा जल रहा है। 2 डबल इंजन सरकार मांगने वाली नरेंद्र मोदी क्यों चाहते हैं? मणिपुर के 14 एमएलए ने लिख के दिया है कि हमें हिंदुस्तान में नहीं रहना है, हमारा अलग राष्ट्र बनाओ। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है बीजेपी के 14 एमएलए ने। क्या देश तोड़ने की साजिश बीजेपी कर रही है? हमारा सवाल है, अखंड भारत की बात करते हैं, जो अखंड भारत है उसको, आज जो भारत है उसको संभालने का काम नहीं कर रहे, जो राज्य हमारे हैं उसको भी तोड़ने का काम कर रहे। चीन ने अरुणाचल, लेह लद्दाख ऐसे कई राज्यों में कब्जा कर चुके हैं। क्या बीजेपी क्यों नहीं बोलती है? नरेंद्र मोदी की सरकार उस पर क्यों नहीं बोलती है? ये भी सवाल हमारा है। और इसलिए बीजेपी को जनता के सामने देश में जो चल रहा है उसकी असलियत रखने का काम करना चाहिए। जो बीजेपी देश की पीयूसी बेचकर, सार्वजनिक उपक्रम बेचकर देश के बच्चों के नौकरियां भी खा रही है, देश के बच्चों का रिजर्वेशन ख़त्म कर रही है और डिफेंस में भी पीपीपी कर प्राइवेट लोगों को देकर जिस तरह से चाइना का हस्तक्षेप अब फौज में होने लग गया है, तो देश खतरे में आ चुका है। और ऐसे समय में ये सभी सवालों का जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। ये झूठ मूठ के भाषण कर जो केंद्रीय मंत्री आ रहे, राज्य के मंत्री झूठ मूठ के भाषण कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे। पहला जवाब तो उन्हें महंगाई के बारे में देना चाहिए, पहला जवाब तो उन्हें किसानों के बारे में देना चाहिए, पहला जवाब तो उनको बेरोजगारी के बारे में देना चाहिए, गरीबों के बारे में देना चाहिए। लेकिन बीजेपी जानबूझकर ये मुद्दों को डाइवर्ट कर रही है और देश के लोगों को भूखा मारने का। एक तो बीजेपी के सांसद ने मध्य प्रदेश के, उन्हें कहा कि पहले लोग भूखे मरते थे, अब गरीब लोग खा खा के मर रहे हैं। इस तरह की बातें बीजेपी के सांसद मध्य प्रदेश के वो बोल रहे हैं। यानी एक तरफ लोगों को खाने को तो देना नहीं, लेकिन वो बीजेपी के सांसद कहते हैं कि लोग खा खा के मर रहे हैं, इतना गरीबों को नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है। यानी इस तरह की दुटप्पी जो भूमिका जो बीजेपी की है वो स्पष्ट होती है और इसका जवाब इनको जनता को देना पड़ेगा। आदिपुरुष जो फिल्म है इसके अगेंस्ट में बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के लोग भी भारत भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी का इस पर स्टांस आपको कैसा लगता है? देखो, हमारा तो एक सवाल इधर सीधा बनता है, केंद्र सरकार का सेंसस है, इसमें सेंसर बोर्ड होता है और उनके ही लोग उसमें रहते हैं। जब आदिपुरुष फिल्म बन के तैयार हुई, जो सेंसर के सामने गई होंगी, तो भगवान हनुमान जी का जो रोल था वहाँ पर जिस तरह से दिखाया गया, उनको पूरा कार्टून बनाया गया है। जो डायलॉग दिए गए वो टप्पोरी जैसे दिए गए हैं। आज भी उसके निर्माता, जिसकी प्रशंसा नरेंद्र मोदी जी ने की है, वो बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। तो गलती किसकी है? एक तरफ हिंदू की सरकार है देश में और राज्य में, खुद बोलते कि अपनी पीठ थुपता दे। तो क्या हनुमान जी का अपमान कर ये हिंदुत्व है? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। और हम कदापि सहन नहीं करेंगे कि बजरंगबली जी को अपमानित करने का पाप जो बीजेपी जानबूझकर कर रही है, क्योंकि कर्नाटक में बजरंगबली इनके साथ नहीं थे, कांग्रेस के साथ थे, तो बजरंगबली के ऊपर गुस्सा चालू हो गया इनका। ये सवाल हमारा है। तो ये कौन सा हिंदुत्व बीजेपी का है? जो इनके साथ नहीं है वो हिंदू नहीं है। अब हनुमान जी अब हिंदू नहीं रहे हैं और इसलिए इनके डायरेक्टर के माध्यम से, जिनको नरेंद्र मोदी ने शाबाशी दी, इनके सेंसर बोर्ड ने जो इनको ये फिल्म को मंजूरी दी, हम चाहते कि ये फिल्म के बंदी होना चाहिए। इस तरह से धर्म को और हमारे हनुमान जी को भ्रष्ट करने का पाप जो बीजेपी कर रही है वो कदापि कांग्रेस सहन नहीं करेगी।
नहीं नहीं नहीं, नहीं। बताया गया है रामायण के तमाम सारे तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, इसको कैसे कहेंगे कि तमाम सारे। देखो, कांग्रेस के समय में रामायण सीरियल और महाभारत सीरियल दोनों को फिल्माया गया था। देश का नहीं तो दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल और सबसे फेमस सीरियल जब रामायण और महाभारत शुरू होता था तो रास्ते पे लोग बेपत्ता होते थे, पूरे टीवी के सामने जाके बैठते थे। और रामायण की वास्तविकता, महाभारत की वास्तविकता कांग्रेस ने उस समय में रखी थी। हम हिंदू और हमने किसी की उसमें भेदभाव नहीं किया था। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की भूमिका जब रखती है तो सभी धर्म को उस तरह से दिखाया जाए, ये भूमिका कांग्रेस की रही है। और रामायण सीरियल और महाभारत सीरियल उसके लिए एक बड़ा उदाहरण है। मेरा सवाल है कि आप बीजेपी की सरकार है और खुद वो बोलती है कि हम हिंदू की सरकार है, तो हनुमान जी को इस तरह से टपोरी जैसे वक्तव्य करवाने का, उनको जिनकी वेशभूषा जिस तरह से भयानक बनाने का पाप बीजेपी ने की है, क्योंकि सेंसर बोर्ड उनका है। ये डायरेक्टर का दोष कम है, उनसे ज़्यादा बीजेपी का दोष है। और इसलिए बीजेपी ने माफ़ी मांगना चाहिए और ये फिल्म को बैन करना चाहिए, ये मांग कांग्रेस करती है। क्या महाराष्ट्र कांग्रेस प्रोटेस्ट करने वाली है ये फिल्म के अगेंस्ट में एक बार, और आपको लगता है कि फिल्म मेकर्स को भी इसमें माफी मांगनी चाहिए, पूरा पैन इंडिया बैन होना चाहिए सर? देखो, आपने एक देश में एक धार्मिक भिड़त करवाने की एक कोशिश बीजेपी कर रही है। द कश्मीर फाइल आई, कोई चुनाव के समय में लाई जाती है, फिर कर्नाटक के इलेक्शन में द केरल स्टोरी ला ली, लेकिन केरल स्टोरी फेल हो गई। अब हिंदुत्व का टैग लेकर बीजेपी पुनः चुनाव लड़ने की बात कर रही है। हमने उस दिन भी कहा कि जैसे पद्मनाभन मंदिर हो या हमारा भगवान श्री राम का मंदिर हो, अयोध्या का उड़ाने का आतंकवादी संगठन ने ऐलान किया है। तो कांग्रेस की तरफ से हमने मांग भी की है कि केंद्र सरकार ने उसको कड़क सुरक्षा बहाल की जाए कि उसमें कोई धोखा ना हो, नहीं तो पुलवामा जैसे घटना आ जाए फिर और सत्यपाल मलिक जी को कुछ और बताना पड़ेगा। तो ये जो मामला है, ये पिक्चर का आदि मानव का, ये भी जानबूझकर किया गया है। और कर्नाटक का मैंने जब भी कहा कि कर्नाटक के चुनाव के बाद बीजेपी बौखला गई है, और इस तरह उनके जो डायरेक्टर है उनको जो पैसे कमा के देने का जो काम रहता है, क्योंकि ये पिक्चर का स्टोरी तो था ही नहीं, ना द कश्मीर फाइल का स्टोरी था, ना द केरल पे स्टोरी का कोई स्टोरी था, ना यही पिक्चर का कोई स्टोरी है। लेकिन इस तरह का विवादित पिक्चर बनाकर जनता के पैसे लूटने का और लोगों को बोगस चीज़ें दिखाने का जो एक बीजेपी ने जानबूझकर ये व्यवस्था बनाई है, उसका हम निषेध करते हैं। कारण तुम्हाला असं वाटतं का की सेन्सर बोर्डाच्या नजरेत आलं होतं की सेन्सर बोर्ड आता छोट्या छोट्या कट्समध्ये पण बोलते, मग त्यांनी आदिपुरुषला का नाही म्हटलं? याबद्दल तुम्ही कसं? बीजेपीने जाणून बुजून आदिपुरुष या सिनेमाला प्रदर्शित करण्याचा एक प्रयत्न केलेला आहे। सेन्सर बोर्डच्या माध्यमातून, कारण की सेन्सर बोर्डात आता जवळपास 80 लोक बसवलेली आहे, म्हणजे बीजेपी त्याच्या सेन्सर बोर्डामध्ये आहे। पण आपण पाहिलं की कर्नाटकाच्या निवडणुकीमध्ये हनुमानजी पण या लोकांनी आणला, पण हनुमानजी हे काँग्रेसबरोबर उभे राहिले। जे कोणी देव पण काँग्रेसबरोबर राहतील त्यांना बदनाम करण्याचं एक षडयंत्र, जसं मुसलमान काँग्रेसबरोबर असेल पण बीजेपी बरोबर जो मुसलमान असेल तो शुद्ध, आणि काँग्रेसबरोबर असेल तो मुसलमान आतंकवादी, अशा पद्धतीचं माणसामध्ये भेद करतात, धर्मामध्ये भेद करतात। तसं देवामध्ये बीजेपी भेद करते का? कारण की आदिपुरुष पिक्चर ज्या लोकांनी पाहिला आणि सिनेमाच्या बाहेर आल्यानंतर तुमच्याही चॅनलला इंटरव्ह्यू दिला, लहान लहान पोरांनी इंटरव्ह्यू दिला आणि त्या डायरेक्टरला शिवा घेतल्या, त्या डायरेक्टरला शिवा नको घाला, या भाजपला शिवा घाला। कारण की हनुमानजी आता काँग्रेसचे झालेत
असं यांना वाटायला लागलं आणि म्हणून या पद्धतीचं हे पाप करण्याचं काम बीजेपी करते आहे असं आमचं म्हणणं आहे. नाना, चंद्रशेखर बावनकुळे ने ये कहा है कि शिवसेना में बगावत इसलिए हुई क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में ये डील हुई कि 2024 में जब चुनाव होगा तो सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. इस बात से शिवसैनिक नाराज थे, यही कारण है कि बगावत हुई. मेरे को बीजेपी वालों से एक ही सवाल है, हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है. महंगाई के बारे में बीजेपी बात करे, किसान के बारे में बात करें, बेरोजगारी के बारे में बात करें, गरीबों के बारे में बात करें, वही सवाल पढ़ेंगे. हम इसको इस पचड़े में हमें नहीं पढ़ना है. हमें ये हमारा जो वादा इन लोगों ने जनता से बीजेपी ने किया था, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम कर देंगे, गरीब लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, किसानों को 1.5 गुना दाम देंगे, जो बातें इन लोगों ने कही थी वही बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे. बीजेपी ने इसी बात पे चर्चा करना चाहिए. बावनकुळे म्हणतात आहेत की महाविकास आघाडी ज्यावेळेस सत्तेत होती त्यावेळेस सत्तेच्या चाव्या ज्या आहेत त्या राष्ट्रवादीकडे होत्या. त्यामुळे ठाकरे गटातले अर्थात त्यावेळेसच्या शिवसेनेचे सर्व आमदार नाराज झालेले होते आणि पवार जे आहेत, शरद पवार जे आहेत, सुप्रिया सुळे यांना मुख्यमंत्री पदावरती बसवण्याकरता ही संपूर्ण जो षडयंत्र रचलेला आहे तो शरद पवारांनी रचलेला आहे आणि त्यांचा हा प्लॅन बी होता असं बावनकुळे म्हणतात. माझा सवाल एकच आहे भाजपला, आम्हाला त्या विषयावर जायचं नाही. जे कोणाला सत्तेत यायचं लोक बसवतील. या कुटील राजकारणाने जे बीजेपी कुटील राजकारण करतं, बीजेपी संविधानिक व्यवस्थेला न मानणारा पक्ष आहे हे जाहीर झालेलं आहे. माननीय सुप्रीम कोर्टाने त्याला आयडेंटिफाय केलेलं आहे. त्यामुळे आम्हाला बीजेपीच्या या जाळात जायचं नाही आहे. बीजेपीनं जनतेला जे वचन दिलेलं होतं, महागाई कमी करू, बेरोजगारी कमी करू, शेतकऱ्यांना 1.5% शेतीच्या मालाला भाव देऊ आणि गरिबी कमी करू अशा पद्धतीचं सांगितलं होतं. यांनी तर कोणालाच कमी केलं, यांनी तर उलटं किमती वाढवल्यात आणि लोकांना मरणाच्या दारात नेऊन सोडलेलं आहे. त्यामुळे भाजपनी या प्रश्नाकडे उत्तर द्यावं. या पद्धतीचं मनोरंजन करणं जे बीजेपी करते आहे, दुसऱ्यावर ताशेरे ओढण्याचं काम आणि त्याच्यात मनोरंजन करण्याचं काम, हे बीजेपीने थांबवावं. जनतेच्या प्रश्नाला उत्तर द्यावं ही मागणी काँग्रेस पक्षाची आहे. नाना, आज शहर में 2 रैलियां हो रही हैं शिवसेना की. एक उद्धव ठाकरे ग्रुप कर रहा है, दूसरा शिंदे ग्रुप कर रहा है. दोनों रैलियों में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है मुंबई जीतने को लेकर. कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखो, कांग्रेस को इस पचड़े में नहीं पड़ने का है, लेकिन बीजेपी खुशियाँ मना रही है. एक तरफ शिंदे को ठाकरे से अलग करवाया, उसका आनंद बीजेपी ले रही है. और दूसरी, शिंदे एक तरफ मुंबई में सभा कर रहे और उनके बेटे के लोकसभा मतदार संघ में खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री आज सभा ले रहे. तो ये पीछे से वार करने के वाले जो काम है बीजेपी वालों का, वो स्पष्ट होता है. आज ही के दिन में वहाँ पर कल्याण में सभा है उप मुख्यमंत्री की और उनके मंत्रियों की और केंद्रीय मंत्रियों की. तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, हमें कौन सा शक्ति प्रदर्शन कर रहा है हमें उसमें नहीं जाने का है. हमारा वो कोई संबंध भी नहीं है. हमें जनता के प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जनता के प्रश्न के लिए कांग्रेस लड़ती रहेंगी और उनको न्याय दिला के रहेंगी. उद्धव ठाकरे कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी की जो मुखिया है अखिलेश यादव, उन्होंने बोला है कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की मदद से हम बीजेपी और एनडीए को हरा सकते हैं. बिल्कुल होगा ना. अभी पूरा प्लान चल रहा है. अभी मेरे पास सब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेता आके बैठे हैं, उनके साथ मेरी मीटिंग है. हम लोगों की रणनीति है. मैंने परसों भी आपको कहा कि जब हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने कहा कि हम सभी जो बीजेपी के विरोध के दल है उनको इकट्ठा कर हम अपनी रणनीति बना रहे. वोट का विभाजन हम रोकना चाहते हैं. कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी ने ये देश को आज़ादी दिलाई, कांग्रेस ने इस देश को महासत्ताक बनाया, उस कांग्रेस को अब देश की चिंता है और देश बचाना, देश का संविधानिक व्यवस्था को बचाना ये कांग्रेस का दायित्व जाता है. और हम जो बीजेपी वोट विभाजन की राजनीति कर रही है उसको रोकने का काम हम कर रहे हैं. अभी मेरे पास सब कम्युनिस्ट के नेता मेरे ऑफिस में आके बैठे हैं. मैं उनके साथ अभी चर्चा करके राज्य की हम वोट विभाजन की बीजेपी की राजनीति जो है उसको रोकेंगे और धर्मनिरपेक्ष जो हमारी सभी ताकतें हैं
उसको यूनाइटेड करने का काम कांग्रेस ने शुरू किया है। नाना जिस तरीके से शिवसेना उद्धव ग्रुप 20 तारीख को आह्वान कर रहा है पूरे प्रदेश भर में विश्व गद्दार दिवस मनाने को लेकर के, कल सभा में भी जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कहा, आज जिस तरीके की चीजें कही कि जो 20 तारीख को ही जो जिस तरीके से शिवसेना में बगावत हुई थी उसको कहीं न कहीं इस तरीके। देखो, हमें पढ़ना नहीं है, हमें हमारा कांग्रेस जनता के इशू लेके लड़ने वाली पार्टी है। हमें कौन से दल में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है, उसकी किसी घर में झांक के देखने की आदत कांग्रेस पार्टी की नहीं। कांग्रेस पार्टी किसान की लड़ाई लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी गरीबों की लड़ाई लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी संवैधानिक व्यवस्था बचाने के लिए लड़ेगा और कांग्रेस की भूमिका एकदम स्पष्ट है। और कांग्रेस, हमारे नेता राहुल जी गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम सब लोग मिलके पूरे देश में हम देश को बचाना ये सबसे बड़ा प्राधान्य है, देश का संविधान बचाना ये हमारे लिए प्राधान्य है और वो लड़ाई हम लड़ेंगे। हाँ, 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, कांग्रेस भी उसमें भाग लेने जा रही है। क्या कांग्रेस का ये कंडीशन होगा कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के विपक्ष के उम्मीदवार होंगे, तभी उसमें शामिल होंगे? किस तरह की बातचीत होगी? देखो, अभी प्रधानमंत्री कौन बनना ये बात का बात है। पहले तो देश को बचाया कैसा जाए इसके ऊपर पहली चर्चा हो। संवैधानिक व्यवस्था का किस तरह से बेहाल करने का काम हुआ, अपन नए संसद इमारत के उद्घाटन में हम लोगों ने सबने देखा। देश की राष्ट्रपति एक महिला है, क्या इसलिए उनको इनॉग्रेशन करने का अधिकार नहीं है? क्योंकि बीजेपी में, क्योंकि आरएसएस उनका मूल है कि महिलाओं के बारे में उनकी क्या भावना है वो तो जग जाहिर है। और राष्ट्रपति ये महिला हो या पुरुष हो या कौन से जात हो या धर्म के हो, इसका संबंध नहीं होता। वो देश की मुखिया है और दोनों संसदों की मुखिया है। और राष्ट्रपति संसद भवन का इनॉग्रेशन राष्ट्रपति महोदय के हाथ से होना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से दुनिया को, हिंदुस्तान का, देश का जो तमाशा दिखाया है वो सबने देखा है। संवैधानिक व्यवस्था को ख़त्म करने का पाप बीजेपी दिन दहाड़े करते हुए अपने देखा है। तो मेरी बात सुनो, मैं वही बता रहा हूँ, सब उसको रीज़न है। और इसलिए संवैधानिक व्यवस्था जब चकनाचूर हो रही है तो कांग्रेस के लिए पहले देश बचाना और देश का संविधान बचाना ये पहला दायित्व है। प्रधानमंत्री अगर 2024 में गलती से प्रधानमंत्री बने रहे तो देश तबाह हो जाएगा, देश की संवैधानिक व्यवस्था तबाह हो जाएगी। और इसलिए कांग्रेस का दायित्व पहले है देश का संविधान और देश को बचाना। प्रधानमंत्री की चर्चा ये बात का इशू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।